हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चिन्मय बर्वे टॉक शो। आज ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये आरक्षण के विषय पे है। मेरे मूल रूप से हमेशा से दो ऐसे विषय रहे हैं जो मेरे मन के बहुत करीब रहे हमेशा, जिनमें से एक है धारा 370 और आतंकवाद, इस्लामिक टेररिज्म, और एक है जातिवादी आरक्षण या जाति आधारित आरक्षण। और मैं हमेशा से चाहता था कि भारत से जातिवाद और जाति आधारित आरक्षण ये दोनों चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे तब से हमको सिखाया जा रहा है कि हिंदुओं की एकता का क्या महत्व है, क्यों हिंदुओं की एकता बहुत ज़रूरी है। और हमने समय समय पे देखा भी है कि जब जब हिंदू समाज जातियों में बटा है तब तक किसी न किसी विधर्मी या कपटी राजनीतिज्ञ ने उसका फ़ायदा उठाया और वोट बैंक पॉलिटिक्स के खातिर भारत में ही हिंदुओं को कमज़ोर किया। और जब ये भावना कांग्रेस के राज में बहुत स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो हिंदुस्तान के कॉमन मैन के मन में इस विषय को लेकर के बहुत रोष आया। तो जब रोष आया तो वो नरेंद्र मोदी के लिए वोट में कन्वर्ट हुआ। नरेंद्र मोदी ऑफ कोर्स बीजेपी के बड़े नेता थे और हिंदुत्व आइकॉन थे। उस समय योगी आदित्यनाथ इतने बड़े हिंदू आइकॉन नहीं थे जितने आज थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज 2026 में जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि 2014 से पहले देश की परिस्थिति क्या थी। एक ऐसा कानून भी कांग्रेस सरकार लाने की तैयारी में थी जहां अगर किसी दंगे में किसी हिंदू महिला के साथ बलात्कार भी हो जाता है तो उसको एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार नहीं होगा। उसको एक नॉर्मल क्राइम की तरह एफआईआर दर्ज कराने का भी अधिकार नहीं होगा। अगर किसी हिंदू व्यक्ति का घर जला दिया जाता है तो उसको भी कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि माना ये जाएगा कि दंगा तो हिंदू मेजॉरिटी ही करती है। तो ये परिस्थितियों के कारण हिंदू समाज एकजुट हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड सोशल स्टेटस। दे वोटेड फॉर बीजेपी। सब कुछ ठीक चल रहा था और हिंदू समाज एकजुट हो रहा था, जाति की दूरियां घट रही थी। उसी समय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिज़ास्टर किया जो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो था SC/ST एक्ट। ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो ऑलरेडी राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पास हुआ था, उसमें एक अमेंडमेंट था। और इस एक्ट को या इस एक्ट में अमेंडमेंट लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी जो उस समय लाए गए। जो अमेंडमेंट सीधे सीधे ये बोलता है कि अगर कोई SC/ST कास्ट का या SC/ST ग्रुप कास्ट का व्यक्ति किसी सवर्ण के खिलाफ अगर ये शिकायत करता है कि इस व्यक्ति ने जातिवादी या जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए मेरा अपमान किया है, तो उसकी कोई जांच नहीं होगी और सीधे सीधे आदमी को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। उस समय इस एक्ट का बहुत विरोध हुआ। बीजेपी एक साथ 3 राज्यों में जो उसके गढ़ थे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य हाथ से गवा बैठी, क्योंकि सवर्ण वोटर नाराज हो गया जो बीजेपी के साथ उस वक्त खड़ा था जब वो 2 सीट थे, उसके बाद 80 हुए और उसके बाद आज जब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है तब तक खड़े हैं। वो वोटर नाराज हो गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नाराज सवर्णों को मनाने के लिए या जख्म पे मरहम लगाने के लिए 10% का EWS रिजर्वेशन लाई, जिसमें जो ऐसे लोग हैं जो सवर्ण कास्ट के हैं और उनको गरीब हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनको आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। जब सब कुछ ठीक चल रहा था उसके बाद इस संयम के सारे समय में जो संयम के साथ चल रहा था सवर्ण समाज, क्योंकि पैरेलली एक चीज़ और हो रही थी कि SC/ST एक्ट में जो मुकदमे आ रहे थे उसमें से 90% से ज़्यादा फर्जी आ रहे थे।
मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। जब कहीं पर एक व्यक्ति सफाई कर्मी था, मैंने उससे ये कहा कि इस इलाके का आप थोड़ा सा उधर का भी देख लो, तो उसने मुझे SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी। हालांकि सोसाइटी के लोगों के हस्तक्षेप के बाद वो चीज़ रिजॉल्व हुई, मुझ पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसी चीज़ से संबंधित जो रिफॉर्म्स हैं उसकी डिमांड लेते हुए अब सवर्ण समाज ये कह रहा है कि आरक्षण जो संविधान के साथ लागू हुआ था 10 साल के लिए, विद इंटेंशन कि 10 साल तक जॉब्स में, एजुकेशन में और लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलेगा, जब इन पिछड़े हुए लोगों को जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से आते हैं, तो 10 साल बाद इसका रिव्यू होगा कि किस तरह से इन जातियों को फ़ायदा मिला है, लोगों का पिछड़ापन कम हुआ है। लेकिन आप जानते हो, हिंदुस्तान में राजनेताओं की निर्लज्जता, बेशर्मी और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की कोई सीमा नहीं होती, चाहे कोई भी मामला हो। तो यहाँ भी यही हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया, 10 साल बाद रिव्यू तो नहीं हुआ, उस रिव्यू के नाम पे उसको अमेंडमेंट ला के एक्सटेंड करते गए। बाद में प्रमोशन में भी उनको रिजर्वेशन दिया जाने लगा। अब इसमें एक सीधी सीधी बात जो रिजर्वेशन की डिस्कशन के समय भी बात आई थी कि क्या हम इसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, क्योंकि जब रिजर्वेशन मिलता है तो कट ऑफ मार्क्स में भी बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सवर्ण स्टूडेंट है जो किसी एग्ज़ाम में अपीयर होता है, तो उसको 90% लाना है किसी पर्टिकुलर चीज़ में सिलेक्ट होने के लिए, या 85% लाना है, तो वही चीज़ रिजर्व कैटेगरी के बंदों के लिए रहेगी, कभी 70, कभी 50, कभी 40। वो हर एग्ज़ाम के हिसाब से अलग अलग उसमें मार्क्स में परिवर्तन आता है। मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल रहा, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बोल रहा, लेकिन अब इसमें जब हम मेरिट में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो क्या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे पास है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे? तो आज जिन रिफॉर्म्स की बात हो रही है वो ये हो रही है कि कम से कम अब हम ये तो देखें कि जो ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल गई, जिनको आरक्षण के बेनिफिट के बेस पे प्राइम इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई का मौका मिल गया, तो वो क्या आगे आने तक सारी जनरेशन में आरक्षण का फ़ायदा लेते रहेंगे? क्योंकि SC/ST कैटेगरी में ही ऐसे बहुत लोग हैं जिनको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, जिनको उन पॉलिसीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो क्या अब इस संभ्रांत SC/ST या संभ्रांत अनुसूचित जनजाति या दलित कम्युनिटी के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमने अब ले लिया सब कुछ, हम संभ्रांत हो गए, हम धनाढ्य हो गए, हम इस्टेब्लिश हो गए, अब हम इसे दूसरों को पास करें? और अब आप ही मुझे बताइए, ऐसे कई वीडियोज़ आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे जो स्कूल्स के आते हैं, जहाँ पर टीचर बेसिक स्पेलिंग नहीं बोल पा रही, और कुछ कुछ मामले तो ऐसे हैं कि 100 में से 2 नंबर लाके भी कोई आदमी गणित का टीचर बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो फलानी किसी कास्ट से आता है। तो isn't that we are compromising on the quality of our human resource? हम किस तरह के डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम किस तरह के टीचर प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पेशली टीचर्स आर वेरी सेंसिटिव थिंग, क्योंकि अगर टीचर ही कम पढ़ा लिखा होगा या टीचर को ही नहीं आता होगा तो वो आगे अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा? क्या वो नौकरी को भी ईमानदारी से करेगा? क्योंकि उसको तो आरक्षण में मिल गया है कि भाई आप पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हो गए हो, अब आप एग्ज़ाम में जितना लिखो ना लिखो, आपका सिलेक्शन होना है, आपको मोटी तनख्वाह अकाउंट में आनी है। तो इस चीज़ को लेकर के डिमांड है, और वो डिमांड देश के भविष्य को लेकर भी ज़रूरी है। दूसरा ये कि मोदी सरकार ने एक तुगलकी नोटिफिकेशन जारी किया था, विच वॉज सेड टू बी UGC नोटिफिकेशन। ओके, ये UGC नोटिफिकेशन ये था कि जो कॉलेज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए जो कमिटीज़ फॉर्म होती हैं, उसमें किसी सवर्ण को जगह नहीं दी इन्होंने। उसमें बाकी सबको तो जगह दी, लेकिन सवर्ण को उस कमेटी में जगह नहीं दी। तो जब आप एक पर्टिकुलर कास्ट को ये बोल के ही जगह नहीं दोगे, या इस माइंडसेट के साथ जगह नहीं दोगे कि ये तो जन्मजात अपराधी हैं,
तो क्या ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं है? और क्या कोई व्यक्ति जो पैदा हुआ है किसी कास्ट में, वो अगर उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, उसके परिवार को रिजर्वेशन मिल रहा है पिछले 80 सालों से, और आज भी आप अगर ये कहते हो कि कास्ट बेस्ड डिफ्रेंसिएशन है, कास्ट बेस्ड पार्शियलिटी चलती है, या उनके साथ आज भी वैसा व्यवहार होता है, तो फिर रिजर्वेशन की पॉलिसी को सबसे पहले रिलुक करने की ज़रूरत है कि 80 साल में भी वो प्रॉब्लम अगर समाज से नहीं हटी तो फिर वो पॉलिसी ही गलत है। और मैं ये मानता हूँ कि आरक्षण देने के स्थान पर दलितों को संरक्षण देने की ज़रूरत थी, शेड्यूल्ड ट्राइब को संरक्षण देने की ज़रूरत थी। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जो मैंने देखा है, कास्ट बेस्ड जब दुर्व्यवहार होता है तो जिस व्यक्ति के साथ होता है आज की तारीख में, वो उसकी जात देख के नहीं होता, उसकी गरीबी और उसकी परिस्थिति देख के होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी इलाके में संभ्रांत व्यक्ति हूँ, दमदार व्यक्ति हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हूँ और अभी जो बहस चल रही है इसमें सामने वाला व्यक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो मैं उसको कुछ भी जातिवादी, माँ, बहन, बाप, भाई, किसी भी नाम से गाली गलौज कर दूंगा। लेकिन अगर मैं ये देखूंगा या कोई अपराध करने वाला ये देखेगा कि भाई इस आदमी से अभी काम है अपने को, है ना, तो वो उस समय उसको कास्ट बेस्ड या जो जातिवादी का अपराध बोला जाता है, जातिवादी शब्दों के दुरुपयोग का या जाति सूचक शब्दों को लेकर के अपमान करने की बात जो बोली जाती है, वो तब नहीं करेगा। और ये हर कास्ट पे डिपेंड करता है ये चीज़। ज़रूर ऐसा नहीं कि सवर्ण करते, अगर आप ज़्यादातर मामले जहाँ देखोगे जो एक्चुअल इस तरह के आते हैं, तो उनमें सवर्ण के लोगों के लिए तो यहाँ तक कि चंद्रशेखर जैसे सवर्णों से नफरत करने वाले नेता ने भी ये कहा है, मायावती ने भी बात कही है कि सवर्ण जातिवादी दुर्व्यवहार नहीं करते। और दूसरी बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि कोई जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए किसी भी कास्ट के अगेंस्ट और किसी भी कास्ट के साथ, कि ये वर्ग पूरा का पूरा ही ब्लैंकेट लेकर के इसको एक ब्लैंकेट रिजेक्शन दे दो कि ये अपराधी है, ये सारे ऐसे होते हैं। सारे वैसे नहीं होते। देखो 100% दूध का धुला भी कोई भी नहीं होता है और 100% अपराधी भी कोई नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं कि अंबेडकर साहब को जिस व्यक्ति ने अपना सरनेम दिया, जिस व्यक्ति ने एजुकेशन में आगे बढ़ाया, वो एक ब्राह्मण व्यक्ति था। जब मायावती के कपड़े फाड़े जा रहे थे गेस्ट हाउस कांड में, तो मायावती के मान की रक्षा करने वाला भी एक ब्राह्मण था। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई दलित वो रक्षा नहीं कर सकता था या कोई दूसरी जात का आदमी नहीं कर सकता था, लेकिन उसने किया। वो नहीं करता तो उसको कोई ब्लेम नहीं करता कि तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन जब उसको पता चला कि एक महिला मुसीबत में है, उसने उसका सम्मान की रक्षा की। उसी तरह जब एक टीचर, जो शायद कृष्णा जी अंबेडकर करके थे, संभवतः, नाम मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक टैलेंटेड लड़का अपनी क्लास में है और उसे सपोर्ट की आवश्यकता है, तो उन्होंने उसे अपना सरनेम दिया। अदरवाइज़ अंबेडकर साहब का एक्चुअल सरनेम सकपाल था। तो मुझे लगता है कि इस विषय में दोनों परिप्रेक्ष्य में ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है कि जाति आधारित भेदभाव जिसके साथ हो रहा है उसे संरक्षण दिया जाए, उसे कानूनी प्रोटेक्शन दिया जाए। वो इस तरह से दिया जाए कि लोकल आपके थाने का लॉ इम्प्लीमेंटेशन इतना स्ट्रांग हो कि कोई आदमी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करने में घबराए। और दूसरा ये कि भाई, अगर आप ये कहते हो कि हम पिछड़े हैं या हमको इतने 1000 साल तक पढ़ने नहीं दिया, अब तो पढ़ रहे हो, अब तो दूसरे के लिए छोड़ो। नहीं, हम कलेक्टर बन गए, हम IPS बन गए, हम बड़ी बड़ी, हमारे बच्चे प्राइम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं, तो भी क्या आपको आरक्षण जैसी सुविधा की आवश्यकता है? तो इसकी ज़्यादा डिमांड ये होगी, इसमें मेन डिमांड या मेन बेसिक ज़रूरत जो है कि भारत के समाज में ईमानदारी चाहिए, चाहे वो इधर हो या उधर हो, चाहे वो सवर्ण हो या जो रिजर्व कैटेगरी है वो हो। क्योंकि इसमें इस तरह के मामले भी तो आते हैं ना कि फलाना इलाके से कोई घोड़ी पे निकल रहा था तो उसको कास्ट के कारण घोड़ी से नहीं निकलने दिया, किसी को मूछ नहीं रखने दी, किसी को DJ नहीं बजाने दिया। तो ईमानदारी से दोनों तरफ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदू एकता इस देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इस कास्टबाजी के चक्कर में आप बढ़ गए तो फिर कटोगे भी आप ही।
इसी जातिवाद ने इतने समय तक भारत में स्थिर सरकार नहीं आने दी। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ज़रूर कुछ न कुछ अच्छे स्टेप्स लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।